आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस को कहते हैं और कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहते हैं कि प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसको कहते हैं। हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी मालूम है कि क्या होती है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी मालूम है कि किसको कहते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम कहते हैं कि एक सीक्वेंस रियल नंबर्स में है, उसकी टर्म्स अगर किसी एक रियल नंबर के करीब होती चली जा रही हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर किसी सीक्वेंस की टर्म्स किसी एक रियल नंबर के करीब होना शुरू हो जाएं, जैसे जैसे हम उस सीक्वेंस की टर्म का नंबर बढ़ाएं तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और डाइवर्जेंट यानी जो कन्वर्जेंट ना हो, ऐसी सीक्वेंस जिसकी टर्म किसी एक रियल नंबर के करीब ना हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास सीक्वेंस है 1 2 3 सो ऑन। क्या इस सीक्वेंस की टर्म्स किसी एक नंबर के करीब हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस सीक्वेंस की टर्म्स बढ़ती चली जा रही हैं, आगे को बढ़ती जा रही हैं। एक सीक्वेंस है मेरे पास, फर्ज करें -1 -2 -3 और सो ऑन। क्या इस सीक्वेंस की टर्म्स किसी एक नंबर के करीब हो रही हैं? नहीं, इस सीक्वेंस की टर्म्स भी किसी एक रियल नंबर के करीब नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही हैं। और ये दोनों सीक्वेंसेस डाइवर्जेंट हैं। जब भी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, उसकी टर्म्स किसी एक नंबर के करीब नहीं होती, तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। एक और सीक्वेंस की एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ -1 1 -1 1 और सो ऑन। क्या इस सीक्वेंस की टर्म्स किसी एक नंबर के करीब होती जा रही हैं? यहाँ पर आकर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी इसकी टर्म्स तो इन्फिनिटी की तरफ चलती चली जा रही हैं, किसी एक नंबर के करीब नहीं हो रही हैं, ये कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट है। इसकी दफ़ा भी हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि जी इसकी टर्म्स तो आहिस्ता आहिस्ता -इन्फिनिटी की तरफ चलती जा रही हैं, कभी भी किसी एक नंबर के करीब नहीं जा रही हैं। और इसकी दफ़ा थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है शायद इसकी टर्म्स 1 के करीब जा रही हैं, शायद इसकी टर्म्स आगे बढ़ने पे -1 के करीब जा रही हैं, लेकिन इसकी दफ़ा भी ऐसा नहीं होता है। हम बाकायदा प्रूव कर चुके हुए हैं कि ये डाइवर्जेंट है। लेकिन इन दो सीक्वेंसेस की दफ़ा आसानी के साथ आप गेस कर सकते हैं कि ये सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है। इसी तरह की डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस को हम प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। एक सीक्वेंस को हम प्रॉपरली डाइवर्जेंट कहेंगे अगर आप आसानी से गेस करके बता सकें कि उसकी टर्म्स आगे बढ़ने पे इन्फिनिटी के करीब जा रही हैं, या हम आसानी से कह सकें कि उसकी टर्म्स जो हैं आगे बढ़ने पे -इन्फिनिटी के करीब जा रही हैं। ऐसी सीक्वेंसेस को हम प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे आपके पास ये सीक्वेंस है 1 2 3, जैसे जैसे सीक्वेंस का नंबर बढ़ रहा है ये इन्फिनिटी के करीब होती चली जा रही है। हमें बहुत आसानी के साथ अंदाज़ा हो रहा है। हम इस अंदाजे को कोई मैथमेटिकल वर्डिंग में लिखना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ क्या इस सीक्वेंस की टर्म्स हमेशा हर रियल नंबर से बड़ी हैं? अगर इसकी टर्म्स हर रियल नंबर से बड़ी हैं तो फिर हाँ, हम कह सकते हैं कि इसकी टर्म्स इन्फिनिटी के करीब होती चली जा रही हैं। अगर मैं एक रियल नंबर लूं से 0, क्या इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस 0 से बड़ी हैं? जी, इस सीक्वेंस की सारी टर्म जो हैं, कोई सी भी टर्म अगर मैं इनकी टर्म को an से नाम दूं तो सारी की सारी टर्म्स an जो हैं वो 0 से बड़ी हैं। अगर मैं रियल नंबर से 5 लूं तो क्या इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स 5 से बड़ी हैं? नहीं, कुछ टर्म्स नहीं हैं। टर्म नंबर 1 5 से बड़ी नहीं है, टर्म नंबर 2 3 4 5 से बड़ी नहीं है, लेकिन टर्म नंबर 6 जो कि 6 के इक्वल है वो इस अल्फ़ा 5 से बड़ी है। मैं कह सकता हूँ कि इस सीक्वेंस की वो सारी टर्म्स इस अल्फ़ा 5 से बड़ी हैं जिन टर्म्स का नंबर 6 या 6 से बड़ा है। अगर मैं कहूँ जी अल्फ़ा मेरे पास से √50 है, क्या इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स √50 से बड़ी हैं? चंद फाइनाइट टर्म्स नहीं हैं, लेकिन उन फाइनाइट टर्म्स के बाद बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो 50 के स्क्वायर रूट से बड़ी हैं।
जब भी किसी सीक्वेंस में हर रियल नंबर लेने पर उसकी कुछ टर्म्स के अलावा बाकी सारी टर्म्स उस रियल नंबर से बड़ी आना शुरू हो जाएं, तो हम कहते हैं उस सीक्वेंस की टर्म्स बढ़ती चली जा रही हैं, इन्फिनिटी के करीब होती चली जा रही हैं, और हम ऐसी सीक्वेंस को प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। ये सीक्वेंस ऐसी है जिसकी टर्म्स इन्फिनिटी के करीब हो रही हैं। इस तरह से जैसे हमने दूसरी एग्जांपल ली है -1, -2, -3, इसके बारे में क्या ख्याल है? इस सीक्वेंस की टर्म्स के बारे में क्या ख्याल है, ये ज़रा बाद में देखते हैं। पहले अभी जो हमने देखा है इसको लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास xn कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। अब कोई सा भी रियल नंबर अल्फ़ा लें और आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए। किस तरह से कि सीक्वेंस की हर टर्म xn अल्फ़ा से बड़ी हो, हर वो टर्म xn जिसके लिए n n0 से ग्रेटर इक्वल हो। जैसे अभी हमने देखा था जब अल्फ़ा 0 लिया था तो सीक्वेंस की हर टर्म 0 से ग्रेटर इक्वल थी। जब हमने अल्फ़ा को 5 लिया था तो सीक्वेंस की हर टर्म 5 से ग्रेटर थी, जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर 6 या 6 से बड़ा हो। जब भी आप कोई अल्फ़ा चूज़ करें आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि सीक्वेंस की हर टर्म उस नंबर अल्फ़ा से बड़ी हो, जब भी हर टर्म n जिसका नंबर n0 से ग्रेटर इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। और हम इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn इक्वल है इन्फिनिटी के। जैसे जैसे n को बढ़ा रहे हैं, इन्फिनिटी कर रहे हैं, सीक्वेंस की टर्म्स भी इन्फिनिटी के करीब होती चली जा रही हैं। अब इसी तरह से हम देखते हैं दूसरी सीक्वेंस के बारे में। ये जो हमारे पास सीक्वेंस -1, -2, -3 है, इसकी टर्म्स आहिस्ता आहिस्ता किसके करीब हो रही हैं? इसकी टर्म्स -इन्फिनिटी के करीब हो रही हैं। अब मैथमेटिकली कैसे लिखें? मैथमेटिकली लिखने के लिए हम ये कहेंगे कि अगर किसी सीक्वेंस की टर्म्स हर रियल नंबर से छोटी हो जाएं, चंद चाहे ना छोटी हो लेकिन चंद के बाद वाली सारी टर्म्स हर रियल नंबर से छोटी हो जाएं, तो हम कहेंगे उस सीक्वेंस की टर्म्स इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। हर रियल नंबर में माइनस के नंबर्स भी आ जाएंगे, यानी सीक्वेंस की टर्म हर माइनस के नंबर से भी छोटी हैं। जब भी आप कोई रियल नंबर अल्फ़ा लें आपको मिल जाए एक नेचुरल नंबर n0 के सीक्वेंस की टर्म का नंबर n, जब भी n0 से ग्रेटर इक्वल हो तो सीक्वेंस की टर्म जो हैं वो अल्फ़ा से लेस हो जाएं। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि सीक्वेंस की टर्म्स आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इन्फिनिटी के करीब होती चली जा रही हैं। हम इस बात को भी लिख लेते हैं कि अगर हर अल्फ़ा रियल नंबर के लिए वो रियल नंबर अल्फ़ा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ख़ास तौर पे हम इस वक्त बात करेंगे नेगेटिव रियल नंबर्स के बारे में, आपको मिल जाए एक नेचुरल नंबर n0 के सीक्वेंस की हर टर्म xn अल्फ़ा से छोटी हो जाए, जब भी हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर n है वो n0 से ग्रेटर इक्वल हो। सीक्वेंस की हर टर्म xn जिसमें n n0 से ग्रेटर इक्वल हो वो हर रियल नंबर अल्फ़ा से छोटी हो जाए। अगर हर रियल नंबर अल्फ़ा से छोटी हो रही हैं सीक्वेंस की टर्म्स, तो हर नेगेटिव नंबर से भी छोटी होती चली जा रही हैं, और हर नेगेटिव नंबर से छोटे होने का मतलब है उस सीक्वेंस की टर्म्स इन्फिनिटी के करीब जा रही हैं। अगर सीक्वेंस की टर्म्स इन्फिनिटी के करीब जा रही हैं तो हम लिखेंगे कि xn अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इन शॉर्ट हम इसको लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn इक्वल है इन्फिनिटी के। सीक्वेंस की टर्म्स इन्फिनिटी के करीब जा रही हों तो मैथमेटिकली हम ऐसे चेक करेंगे वाकई इन्फिनिटी के करीब जा रही हैं, और अगर किसी सीक्वेंस की टर्म्स आगे बढ़ने पे इन्फिनिटी के करीब जा रही हों तो ऐसे चेक करेंगे, और अगर किसी सीक्वेंस की टर्म्स या इन्फिनिटी के करीब जाती हों या इन्फिनिटी के करीब जाती हों तो ऐसी सीक्वेंस को हम प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। क्यों प्रॉपरली डाइवर्जेंट कहते हैं? डाइवर्जेंट तो वो हैं उनकी टर्म्स किसी के करीब नहीं जा रही है। प्रॉपरली इसलिए कह लेते हैं कि हम आसानी से गेस कर सकते हैं। कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जिनके बारे में आसानी से गेस करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन इस तरह की सीक्वेंसेस के बारे में आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि हाँ ये डाइवर्जेंट हैं, और हम इस तरह की सीक्वेंसेस को प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस कहते हैं। इस बात को लिख लेते हैं। तो प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखने लगे हैं। हम कहते हैं कि सीक्वेंस xn प्रॉपरली डाइवर्जेंट है
इन दो में से कोई एक सिचुएशन हो, या तो वो सीक्वेंस xn की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में इन्फिनिटी आ रही हो, या लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में xn की लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ रही हो। सीक्वेंस की टर्म्स इन्फिनिटी के करीब हो रही हो या माइनस इन्फिनिटी के करीब हो रही हो, हम कहेंगे वो सीक्वेंस क्या है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल हम देख रहे हैं यही जो 1 2 3 वाली है। अगर सीक्वेंस xn n के इक्वल है तो फिर आसानी से हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn इन्फिनिटी के इक्वल है। और हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस xn इक्वल्स टू n है ये प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सीक्वेंस है हमारे पास xn इज इक्वल टू माइनस n स्क्वेयर, यानी -1 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर यानी -4। याद रहे ये माइनस जो है वो स्क्वेयर से बाहर है, स्क्वेयर लेंगे साथ में माइनस रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं सीक्वेंस की टर्म्स माइनस इन्फिनिटी के करीब जा रही हैं। हम कह सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn माइनस इन्फिनिटी के करीब है। इसके लिए ये वाली प्रॉपर डेफिनेशन भी प्रूफ की जा सकती है, लेकिन इस वक्त मैं नहीं कर रहा, अभी नेक्स्ट एक एग्जाम्पल में करूँगा। और इस बात के लिखने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस xn इज इक्वल टू माइनस n स्क्वेयर है ये एक प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। हमने डिफाइन किया है कि प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कौन सी होती है। इन दो तरह की सीक्वेंस में से किसी भी एक तरह की अगर कोई सीक्वेंस हो तो हम उसको कहेंगे वो प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें जो सीक्वेंस है हमारे पास वो -1 की पावर n और n स्क्वेयर है। इस सीक्वेंस की पहली टर्म लिखें, n को 1 लें तो -1 और 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, और ओवरऑल इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो -1 बन जाएगी। n को 2 लें, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी सेकंड टर्म 4 हो जाएगी। n को 3 लें, -1 का क्यूब माइनस आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा। अगली टर्म गैस कर सकते हैं 16 होगी प्लस की, उससे अगली -25 होगी, उससे अगली प्लस का 36 होगी। क्या ये सीक्वेंस प्रॉपरली डाइवर्जेंट है? क्या हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है? क्या हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कभी सीक्वेंस की टर्म पॉजिटिव आ जाती है, कभी नेगेटिव आ जाती है। सीक्वेंस की सारी टर्म्स को किसी भी रियल नंबर से बड़ा भी नहीं ले सकते, किसी भी रियल नंबर से छोटा भी लेना पॉसिबल नहीं है। ये सीक्वेंस जो है हमारी प्रॉपरली डाइवर्जेंट नहीं है। हमने एग्जांपल्स देखी हैं प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस की और ऐसी सीक्वेंसेस की भी जो प्रॉपरली डाइवर्जेंट नहीं है। एक छोटी सी एक्सरसाइज जो है वो करने लगे हैं, और एक्सरसाइज ये है कि अगर c 1 से बड़ा नंबर हो तो c पावर n वाली जो सीक्वेंस है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। दूसरे अल्फाज में ये प्रूव ये करना है कि ये सीक्वेंस प्रॉपरली डाइवर्जेंट है। और प्रॉपरली डाइवर्जेंट दो तरह की होती है, या इन्फिनिटी को अप्रोच करती है या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, और यहाँ हमने प्रूव करना है कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। यानी हमने प्रूव ये करना है कि कोई सा भी रियल नंबर आप लेंगे तो आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा कि सीक्वेंस की हर टर्म xn रियल नंबर अल्फा से बड़ी होगी, हर वो टर्म xn जिसका नंबर n0 से ग्रेटर इक्वल हो। अगर मुझे शो ये करना है कि ये सीक्वेंस c पावर n इन्फिनिटी को अप्रोच करनी है तो बेसिकली मुझे हर रियल नंबर अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंगली एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढना है कि सीक्वेंस की टर्म्स xn अल्फा से बड़ी हों, वो सारी टर्म्स जिनका नंबर n ग्रेटर इक्वल टू n0 है। ये रिज़ल्ट हम बनाना चाहते हैं। इस रिज़ल्ट को बनाने के लिए हम कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा लेकर n0 ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा काम करने से पहले हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्योंकि c हमारे पास 1 से बड़ा नंबर है
और हमें c की पावर n को हल करना है। c 1 से बड़ा है तो मैं c को लिख सकता हूँ 1 में कोई नंबर ऐड करके। फॉर एग्जांपल c आपके पास 1.5 हो तो मैं c को लिख सकता हूँ 1 + 0.5। अगर फ़र्ज़ करें c मेरे पास 10 हो तो मैं c को लिख सकता हूँ 1 + 9। जब भी c मेरे पास 1 से बड़ा नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + सम नंबर, और जो सम के बाद वाला नंबर होगा वो यकीनन पॉजिटिव होगा। मुझे हल करना है c की पावर n को, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बायनॉमियल थ्योरम से ये जो c मेरे पास अब 1 + b की पावर n है इसको हल कर लेता हूँ। बायनॉमियल थ्योरम से अगर मैं 1 + b की पावर n को हल करूँगा तो वो 1 + nb + n(n-1) / 2 फैक्टोरियल b² और सो ऑन b पावर n। ये जो मेरे पास इस वक्त cn है 1 + b पावर n, मैं इस 1 + b पावर n को हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा बनाना चाहता हूँ। फिलहाल मेरे पास ये 1 + b पावर n इसके इक्वल बना है। मैं अपनी आसानी के लिए राइट साइड से ये सारी टर्म्स छोड़ रहा हूँ। अगर मैं राइट साइड से ये सारी टर्म्स छोड़ दूँ तो मेरे पास जो 1 + b पावर n है वो इस आंसर से बड़ा हो जाएगा। तो मैं ये सारी टर्म्स छोड़ के c पावर n यानी 1 + b पावर n को लिख रहा हूँ, वो ग्रेटर इक्वल है 1 + nb से। अगर मैंने c पावर n को अल्फ़ा से बड़ा बनाना है, फिलहाल मैंने c पावर n को बड़ा बना लिया है किससे? 1 + nb से। अब अगर मैं 1 + nb को हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा बना लूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा। बनाना मैंने c पावर n को हर अल्फ़ा से बड़ा है, c पावर n को मैंने बड़ा बना लिया है 1 + nb से, जहाँ पे b कोई पॉजिटिव नंबर है। अब अगर मैं 1 + nb को हर अल्फ़ा से बड़ा बना लूँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 + nb हर अल्फ़ा से बड़ा है तो c पावर n जो इससे बड़ा है वो भी हर अल्फ़ा से बड़ा हो जाएगा। 1 + nb को मैं अल्फ़ा से बड़ा बनाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा काम और आसान करता हूँ। मैं सिर्फ nb को हर अल्फ़ा से बड़ा बना लेता हूँ। अगर मैंने हर nb को अल्फ़ा से बड़ा बना लिया तो फिर लेफ़्ट साइड पे 1 ऐड करूँगा तो 1 + nb भी अल्फ़ा से बड़ा हो जाएगा। अब मैं nb को हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा बनाना चाहता हूँ, थोड़ा काम और आसान करता हूँ। मैं इसको b से डिवाइड कर लेता हूँ और मैं बनाना चाहता हूँ कि n बड़ा है α/b से। डिवाइड कर सकता हूँ, इनक्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास b पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं हर n को α/b से बना लूँ, हर n से मुराद मेरी एक्चुअल में हर n नहीं है, बल्कि ये मुराद है कि कुछ n अगर मैं छोड़ भी दूँ लेकिन उसके बाद वाले सारे n जो हैं वो α/b से बड़े बन जाएं तो ठीक है, मसला हल हो जाएगा। क्योंकि हमने कंडीशन में बनाना ये होता है कि हर xn अल्फ़ा से बड़ी होगी जब भी n0 से बड़े n लिए जाएं या बराबर लिए जाएं। n0 से छोटे वालों के लिए ये कंडीशन ना भी होल्ड करे तो खैर होती है। तो मुझे बेसिकली अब हर n को एक ख़ास n0 के बाद वाले हर n को α/b से बड़ा बनाना है। α/b मेरे पास एक रियल नंबर है। अल्फ़ा मैंने कोई सा रियल नंबर लेना है, b मैंने पॉजिटिव रियल नंबर लिया है, तो α/b भी एक रियल नंबर है। क्या मैं इस रियल नंबर से बड़ा कोई नेचुरल नंबर ढूंढ सकता हूँ? क्या हर रियल नंबर से बड़ा कोई नेचुरल नंबर ढूंढा जा सकता है? जी बिल्कुल ढूंढा जा सकता है। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का स्पेशल केस है कि हर रियल नंबर से बड़ा आपको एक नेचुरल नंबर ज़रूर मिल जाता है। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का स्पेशल केस है। मैं आपको आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी याद करवा देता हूँ कि अगर x और y दो रियल नंबर्स हों, उनमें से x जो है वो पॉजिटिव हो, y जो जैसा मर्जी रियल नंबर हो, हम एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढ सकते हैं कि n0 टाइम्स x जो है वो y से बड़ा हो जाएगा। और जब हम इस प्रॉपर्टी को स्पेशली इस तरह से यूज़ करें कि
एक रियल नंबर 1 ले लें और दूसरा जोन सा मर्जी रियल नंबर ले लें, से अल्फ़ा ही ले लें, तो इस 1 को पॉजिटिव के तौर पर लें तो आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा कि आपके पास n0 टाइम्स 1 जो है वो अल्फ़ा से बड़ा हो जाएगा। n0 टाइम्स 1 का मतलब है n0 अल्फ़ा से बड़ा हो जाएगा। तो जिसको आप आसान तरीन अल्फाज में सिंपल इतना कह सकते हैं कि कोई सा भी रियल नंबर लें तो आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाता है जो उस रियल नंबर से बड़ा हो। मैं यहाँ पर कोई सा भी रियल नंबर अल्फ़ा ओवर बी ले लूँ तो मैं ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ सकता हूँ कि वो अल्फ़ा ओवर बी से बड़ा हो। फिर उसकी मदद से बैकवर्ड जाते हुए जैसे मैंने बताया वो सारा रिज़ल्ट बना सकता हूँ कि 1 + NB जो है वो बड़ा है अल्फ़ा से। हमें ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है। इस रिज़ल्ट को कैसे प्रूफ करना है मैंने आइडिया आपको दे दिया है, इसको लिख लेते हैं। हमने कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा ले लिया और हम क्या करना चाहते हैं, हम बड़ा करना चाहते हैं NB को अल्फ़ा से। आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने लगे हैं और आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी में हम रियल नंबर वो ले रहे हैं कौन सा वाला, अल्फ़ा ओवर बी, और इससे बड़ा एक नेचुरल नंबर लेने लगे हैं। आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी से मैंने बताया कोई सा भी रियल नंबर लेकर आप एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हैं जो उस रियल नंबर से बड़ा हो। तो हमें मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर n0 जो इस रियल नंबर अल्फ़ा ओवर बी से बड़ा होगा। n0 हमने एक नेचुरल नंबर ढूंढ लिया आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी की मदद से जो अल्फ़ा ओवर बी से बड़ा है। इस नेचुरल नंबर के बाद वाले सारे नेचुरल नंबर्स के बारे में क्या ख्याल है? अगर हम कोई और नेचुरल नंबर लें जो n0 से ग्रेटर या इक्वल हो तो वो सारे नेचुरल नंबर्स NB अल्फ़ा ओवर बी से ग्रेटर होंगे। n0 एक नेचुरल नंबर मिल गया, इससे बड़ा जो भी नेचुरल नंबर n लेंगे जो n0 से ग्रेटर या इक्वल होगा वो n अल्फ़ा ओवर बी से ग्रेटर होगा, और इस इनइक्वालिटी को अगर b से मल्टीप्लाई कर लें कोई फ़र्क पड़ेगा? जी, क्या बात याद रखनी होती है, किसी भी इनइक्वालिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए बस ये याद रखना होता है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है, और अगर पॉजिटिव हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और b हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो इस इनइक्वालिटी को b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। NB ग्रेटर इक्वल टू n0b और वो ग्रेटर देन अल्फ़ा हो गया, और ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है हर उस n के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल हो, तो ये इनइक्वालिटी भी होल्ड करेगी हर उस n के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल हो। इस n0b को अब दरमियान में से छोड़ देते हैं, हमारे पास NB जो है वो अल्फ़ा से बड़ा हो गया हर उस n के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल हो, और हमने 1 + NB को अल्फ़ा से बड़ा बनाना था। लेफ़्ट साइड पे 1 ऐड कर लेते हैं, लेफ़्ट साइड पहले ही अल्फ़ा से बड़ी है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो अल्फ़ा से बड़ी ही रहेगी, यानी 1 + NB अल्फ़ा से बड़ा हो गया, और हर उस n के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल हो। और 1 + NB से ग्रेटर इक्वल नंबर Cn है, इस 1 का इस्तेमाल करते हैं। Cn ग्रेटर इक्वल टू 1 + NB, 1 + NB ग्रेटर देन अल्फ़ा, तो इसका मतलब है Cn ग्रेटर देन अल्फ़ा हो गया, और ये इनइक्वालिटी हर उस n के लिए होल्ड कर रही है जो n0 से ग्रेटर इक्वल हो। हमने कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा लिया था, हमने एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढ लिया कि c पावर n जो है वो अल्फ़ा से बड़ा हो गया जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n0 हो, और यही रिजल्ट तो हम प्रूफ करना चाहते थे। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस Cn है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये इन्फिनिटी को प्रॉपरली डाइवर्जेंट हो रही है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Cn प्लस इन्फिनिटी के बराबर है। यही रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते थे और ये रिजल्ट हमने प्रूफ कर लिया। और अब हम करने लगे हैं एक छोटा सा थ्योरम, और थ्योरम ये है कि अगर आपके पास xn और yn सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स हों, और सपोज कर लें कि इन सीक्वेंसेस में जो सीक्वेंस xn की हर टर्म है वो सीक्वेंस yn की हर टर्म से लेसर इक्वल हो। अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स की सीक्वेंसेस हैं, एक सीक्वेंस की हर टर्म दूसरी सीक्वेंस की हर टर्म से लेसर इक्वल है, तो ऐसी सूरत में अगर ये जो सीक्वेंस जिसकी टर्म छोटी हैं वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही हूँ,
तो उससे बड़ी टर्म्स वाली सीक्वेंस भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अगर दो सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स हैं, एक सीक्वेंस की हर टर्म दूसरी सीक्वेंस की हर टर्म से लेसर इक्वल है, और जिस सीक्वेंस की टर्म्स छोटी हैं अगर उस सीक्वेंस की टर्म्स इन्फिनिटी की तरफ जा रही हों, या कह लें वो सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही हो, उसकी टर्म्स बड़ी होती जा रही हों, तो जो बड़ी सीक्वेंस है उसकी टर्म्स भी इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। ये हमने प्रूफ करना है। और गेस करें, अगर बड़ी सीक्वेंस की टर्म्स मनफी इन्फिनिटी की तरफ जा रही हों, छोटी हो रही हों, तो छोटी सीक्वेंस के बारे में क्या ख्याल है? तो नेक्स्ट रिजल्ट यही है कि अगर बड़ी सीक्वेंस जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, वो सीक्वेंस जिसकी टर्म्स बड़ी हैं वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हो, तो जिस सीक्वेंस की टर्म्स छोटी हैं वो भी माइनस इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगी। ये दो रिजल्ट्स हमने प्रूफ करने हैं। गेस करने में बहुत आसान से हैं। अगर दो सीक्वेंसेस ऐसी हैं कि एक सीक्वेंस की हर टर्म दूसरी सीक्वेंस की हर टर्म से छोटी है और छोटी वाली इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो बड़ी सीक्वेंस भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अगर बड़ी सीक्वेंस की टर्म्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं तो छोटी सीक्वेंस की टर्म्स भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। पहले पार्ट का प्रूफ करने के लिए याद कर लेते हैं कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाने का क्या मतलब होता है। हम कहते हैं एक सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है अगर हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि xn जो है वो अल्फा से ग्रेटर हो फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0। ये रिजल्ट अगर होल्ड कर जाए, हर अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म्स उस अल्फ़ा से ग्रेटर हों जब भी सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर n0 से ग्रेटर आर इक्वल हो। ये मतलब है कि सीक्वेंस xn अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को। पार्ट ए में हमने मान लेना है कि xn इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, यानी ये वाली कंडीशन xn के लिए होल्ड कर रही है, और yn के लिए हमने ये कंडीशन बनानी है। हमने कोई सा रियल नंबर अल्फा लेना है। अल्फा लेने के बाद हमने एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढना है कि yn जो है वो अल्फा से बड़ा हो जाए जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n0 हो। ये रिजल्ट हमने बनाना है, ये रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं, और xn के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। यानी हमारे पास जब भी कोई अल्फ़ा रियल नंबर लें, हमारे पास जो xn है वो अल्फ़ा से बड़ा है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए। किसी भी अल्फ़ा रियल नंबर के लिए हमें नेचुरल नंबर n0 मिल रहा है कि ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है, ये बनाना है, और ये रिजल्ट भी हमारे पास मौजूद है। ज़रा इकट्ठा करें और देखें क्या बना सकते हैं। नीचे वाले दो रिजल्ट्स को इस्तेमाल करते हुए क्या हम ऊपर वाला रिजल्ट बना सकते हैं। yn xn से ग्रेटर इक्वल है, xn अल्फा से बड़ा है, क्या yn को अल्फा से बड़ा बना सकते हैं? बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं। हमें पता ही है कि अगर a b से बड़ा हो और b c से बड़ा हो तो फिर a c से भी बड़ा होता है। अगर xn अल्फा से बड़ा है, yn xn से बड़ा है, तो yn भी अल्फा से बड़ा हो गया। बस यही बात हम लिख लेते हैं। हमें चूंकि मालूम है कि xn इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो किसी भी रियल नंबर अल्फ़ा के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल रहा है कि xn अल्फ़ा से बड़ा है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0, और हमें गिवन ये है कि yn xn से ग्रेटर इक्वल है। yn xn से ग्रेटर इक्वल है, xn अल्फ़ा से बड़ा है, तो इन दोनों को मिला लें तो yn ग्रेटर हो गया किससे? अल्फ़ा से। ये इनइक्वालिटी हर नेचुरल नंबर के लिए होल्ड कर रही है, ये इनइक्वालिटी उन नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हैं, और अब जो नई इनइक्वालिटी बनी है वो किन नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करेगी? क्या सारे नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करेगी या उन नेचुरल नंबर्स के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हों? जी याद करें, सोचें। पहले भी हम इसका इस्तेमाल करते आए हैं कि अगर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हों, एक इनइक्वालिटी n0 और उससे बड़े नंबर्स के लिए होल्ड करती हो, दूसरी इनइक्वालिटी n1 और उससे बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करती हो, और उन दोनों की मदद से हम कोई तीसरी इनइक्वालिटी बनाएं तो वो उन नेचुरल नंबर्स और उनसे बड़े के लिए होल्ड करती है जो उन दोनों में से बड़ा नेचुरल नंबर हो।
यहाँ पर एक इनक्वालिटी n0 से बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए, एक सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, तो मिलाकर जो इनक्वालिटी बनेगी वो इस बड़े नेचुरल नंबर n0 से ग्रेटर इक्वल टू वाले नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करेगी। यही रिजल्ट बनाना चाहते थे। हमने कोई सा रियल नंबर अल्फा लिया था, हमने ऐसा नेचुरल नंबर n0 ढूंढ लिया कि yn अल्फा से ग्रेटर हो गया जब भी n n0 से ग्रेटर और इक्वल हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी yn इन्फिनिटी के इक्वल है। दो सीक्वेंसेस हैं, एक सीक्वेंस की हर टर्म छोटी, दूसरे की हर टर्म बड़ी या बराबर है। छोटी सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी सीक्वेंस भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। और अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में बड़ी सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, हमें गिवन है, और छोटी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। ये बात हम प्रूफ करना चाहते हैं। माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने का क्या मतलब होता है, पहले ये देख लेते हैं। कोई सीक्वेंस जो है वो माइनस इन्फिनिटी को उस वक्त डाइवर्ज किया करती है अगर हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढ लें कि सीक्वेंस की हर टर्म xn अल्फा से लेस हो जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n0 हो, तब माइनस इन्फिनिटी को सीक्वेंस अप्रोच करती है। yn के बारे में गिवन है कि वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, यानी हर रियल नंबर के लिए yn की दफ़ा आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा कि yn जो है वो अल्फ़ा से लेसर इक्वल होगा जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n0 होगा। ये बात yn के लिए होल्ड कर रही है। ये बात हमें xn के लिए बनानी है, यानी मुझे xn को लेस देन अल्फ़ा बनाना है। ये बात मुझे बनाना है। xn और yn में रिलेशन मौजूद है हमारे पास कि xn जो है वो लेसर इक्वल टू yn है और yn अल्फ़ा से छोटा है, तो बस मसला हल हो गया। xn yn से लेसर इक्वल है, yn अल्फ़ा से लेस है, तो xn अल्फ़ा से लेस प्रूव हो गया। यही बात हम प्रूव करना चाहते थे। इस सारी बात को लिख लेते हैं। चूँकि हमारे पास yn जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा कि जो yn है वो अल्फ़ा से लेस होगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए। और जो हमें गिवन है कि xn लेसर इक्वल टू yn है तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए, इन दोनों को मिला लेते हैं। xn yn से लेसर इक्वल, yn अल्फ़ा से लेस, तो xn लेस देन अल्फ़ा। और क्या ये रिज़ल्ट तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करेगा? फिर हमने दो इनक्वालिटीज़ को इस्तेमाल किया है। एक इनक्वालिटी तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है, दूसरी इनक्वालिटी n0 से ग्रेटर इक्वल टू नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है। तो दोनों को मिलाकर जो इनक्वालिटी बनेगी वो उन तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करेगी जो n0 या उससे बड़े हैं। यही बनाना चाहते थे जी, बिल्कुल यही रिज़ल्ट हम बनाना चाहते थे। हमने कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा लिया और सीक्वेंस की टर्म्स xn को अल्फ़ा से छोटा कर दिया, उन सारी टर्म्स xn को जिनका नंबर n ग्रेटर इक्वल टू n0 है, तो बात ख़त्म हो गई। इसका मतलब है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn माइनस इन्फिनिटी के इक्वल है। तो आज के लिए हमने इस वक्त ये प्रूफ किया है कि अगर दो सीक्वेंसेस हों, एक की टर्म छोटी और दूसरे की बड़ी हों, छोटी सीक्वेंस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो बड़ी सीक्वेंस भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, और बड़ी सीक्वेंस अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो छोटी सीक्वेंस भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस डिफाइन की है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस की एग्जांपल्स लिखी हैं, एक सीक्वेंस को हमने बाकायदा प्रॉपरली डाइवर्जेंट प्रूफ किया है, और दो सीक्वेंसेस के दरमियान अगर एक ख़ास रिलेशन मौजूद हो तो फिर हम एक की प्रॉपरली डाइवर्जेंस से दूसरे की प्रॉपरली डाइवर्जेंस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ किया है। प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।